हेलो एवरीवन। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास की पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और इसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। राइट। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ ए नेशन, स्टेट आर सोशल ग्रुप दैट डिटरमाइन द पावर्स and duties of the government and guarantee certain rights to the people in it is a constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स डिटरमाइन करते हैं पावर गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ क्या हैं, पावर्स क्या हैं, और गारंटी करते हैं कुछ सर्टेन राइट्स सिटीजन ऑफ द नेशंस को। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है। राइट। अब फर्स्ट हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों और कैसे। तो इसमें हम व्हाट आर द फंक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत यानी उसके कुछ फंक्शंस हैं तभी हमें ज़रूरत है। तो क्या क्या फंक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वन बाय वन हम पढ़ेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। फर्स्ट फंक्शन हो गया कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। फर्स्ट फंक्शन, the first function of a constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst members of a society। अब what is the meaning of coordination and assurance? फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारी कैटेगरी के लोग हैं, बहुत सारे, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेशन बनाना, सोसाइटी के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन करता है। जैसे जो हमारे व्यूज़ हैं, जो गरीब की एस्पायरेशंस हैं वो अमीर की नहीं है, जो मुस्लिम्स की हैं वो हिंदूज़ की नहीं है। तो इन सभी को एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना और उनकी जो बेसिक एस्पायरेशंस हैं उनको एश्योर करने का काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का कि सोसाइटी के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम और उनकी जो बेसिक एस्पायरेशंस हैं सभी सिटीजन्स की, उनको अश्योर करना के काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन करता है। नंबर 2, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्पेसिफाई करेगा कि डिसीजन मेकिंग पावर्स के बारे में। द सेकेंड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन ए सोसाइटी। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स का मीनिंग हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करेगा कि जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो किन के पास हैं, कौन डिसीजन लेगा, कौन लॉ बनाएगा, और गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, हम किस तरह से जो अपनी जो हमारे लिए लॉ बनाएगी गवर्नमेंट, वो हम किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, इस सब के बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है। ठीक है, तो सेकंड फंक्शन हो गया कि जो फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो स्पेसिफाई करना है कि डिसीजन जो बनाएंगे सोसाइटी के लिए, जो डिसीजंस लेंगे उनकी क्या पावर्स होंगी और गवर्नमेंट को हमें कैसे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। थर्ड फंक्शन, लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जब बन जाएगी तो उसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है, जहाँ गवर्नमेंट किसी की भी एस्पायरेशंस को ट्रिस्पास कर सकती है, किसी की तो ऐसा नहीं है। राइट। लिमिटेशंस होंगी, लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उनके ऊपर भी लिमिट है, लगाएगा कौन? कॉन्स्टिट्यूशन लगाएगा। द थर्ड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन द व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स। कौन को क्या क्या लॉज जो हैं वो गवर्नमेंट सिटीजन के ऊपर इम्पोज कर सकती है, इनके ऊपर भी लिमिट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। दीज लिमिट्स आर फंडामेंट्स इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम। राइट। तो ये जो लिमिट्स होंगी ये इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करेगा कि इनको ट्रेसपास यानी इनको क्रॉस जो है वो गवर्नमेंट नहीं करेगी। राइट। फोर्थ फंक्शन है एस्पायरेशन एंड गोल्स ऑफ ए सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एस्पायरेशन एंड गोल्स ऑफ ए सोसाइटी के
बताता है हमें, जैसे फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू अनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पायरेशंस ऑफ ए सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर ए जस्ट सोसाइटी, राइट। इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट को पावर देता है सोसाइटी के गोल्स को फुलफिल करने के लिए, राइट। जैसे अगर इंडिपेंडेंस से पहले अनटचेबिलिटी प्रिवेलेंट थी, राइट, तो अनटचेबिलिटी को एबोलिश करने की पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास होगी, तो तभी गवर्नमेंट एबोलिश करेगी, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो बैड हैबिट्स हैं या जो जो भी पावर्स गवर्नमेंट को मिलेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करेगा। सोसाइटी की गोल्स को फुलफिल करने की जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा, राइट। जैसे कोई भी लॉ बनाना है, पोर्ट्स के लिए लॉ बनाना है, तो जिसमें अगर पावर नहीं होगी गवर्नमेंट के पास तो फिर अदर सोसाइटी के लोग जो हैं वो नहीं बनाने देंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट के पास पावर रहेंगी सोसाइटी के गोल्स को फुलफिल करने के लिए। तो ये 4 जो है वो फंक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, राइट। अब हम फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल, अब हम बात करते हैं कि पीपल की, सिटीजन ऑफ इंडिया की क्या आइडेंटिटी है, राइट। बाय एग्रीइंग टू सर्टेन बेसिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स वन कॉन्स्टिट्यूट वंस बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी। कुछ रूल्स हैं और के बेसिस पे जो है वो हर किसी की जो है वो एक सिटीजन जो है वो इंडिया का होता है, ठीक है। उसको हम बोल देते हैं कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो गिव्स वन ए मॉरल आइडेंटिटी। मॉरल आइडेंटिटी का मीनिंग है कि हमें फंडामेंटल राइट्स भी मिलेंगे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। हमें राइट्स भी मिलेंगे बट हमारी ड्यूटीज़ भी हैं, हमारे नेशन के प्रति कर्तव्य भी हैं, राइट। इंडियन सिटीजनशिप इज नॉट लिमिटेड टू पीपल ऑफ एनी रेस, कास्ट और रिलीजन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जर्मन आइडेंटिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बीइंग एथनिकली जर्मन। जर्मन में सिटीजनशिप मिलती थी कि अगर वो एथनिकली, यानी वहाँ के जो लोग, एथनिक सिटी है वहाँ के लोगों की, जो एथनिकली जर्मन होता था वही जर्मन का सिटीजन होता था, राइट। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एथनिक आइडेंटिटी वाला क्राइटेरिया जो है वो सिटीजनशिप के लिए नहीं है। कोई रेस, कोई रिलीजन, अमीर गरीब, ऐसा कुछ भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के लिए नहीं है, राइट। तो ये हो गया कि पीपल की आइडेंटिटी जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति सिटीजन ऑफ इंडिया होने के लिए हमारी क्या आइडेंटिटी है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये सारे जो हैं वो फैक्टर्स हैं विच डिपेंड्स ऑन द सिटीजनशिप ऑफ ए इंडिया। अगला पॉइंट है द अथॉरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट पॉइंट, मोड ऑफ प्रोमulgation। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मली क्रिएटेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, राइट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉर्मली क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949। 2 years and 11th month, 2 years 11 months and 17 days। इसमें ये 2 years का और 11 months और 17 days का जो समय था उनमें लगभग 11 सेशन हुए थे। जैसे आपको पता है कि एक ईयर में एक समर सेशन, बजट सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, तो इसी तरह से लगभग 2 साल 11 महीने में 11 सेशन हुए थे और 165 डेज जो है वो असेंबली जो है वो चली थी, ठीक है। 165 डेज जो है वो असेंबली असेंबल्ड हुई थी। द सब्सटेंसिव प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं वो बाकी कंट्रियों की एग्जांपल्स पे भी बेस्ड हैं। बाकी कंट्रियों में जो नेशनल मूवमेंट्स हुई उनके बेसिस पे बाकी कंट्रियों के कौन से क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या रूल्स है, थोड़ा उनसे भी हमने इन्फर किया है। और जो नेशनल मूवमेंट हमारी हुई थी उसमें जो जो पॉइंट्स थे, जो जो फैक्ट्स थे, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो इंक्लूड किए। फिर नो कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ अचीव परफेक्ट जस्टिस व्हाट इट हैज़ टू कन्विंस पीपल दैट इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर परस्यूइंग बेसिक जस्टिस, राइट।
तो अपने आप में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में जस्टिस के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता। कोई हम कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे और हम बोलेंगे कि वो जस्टिस परफेक्ट जस्टिस दे रहा है, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन को कन्विंस करना है, पीपल उसको मानेंगे, उसको ओबे करेंगे, पीपल ऑफ द इंडिया यानी पीपल ऑफ ए नेशन उससे सेटिस्फाई होंगे, तो हम कह सकते हैं कि वो फ्रेमवर्क है फॉर परस्यूइंग बेसिक जस्टिस, राइट। तीसरा पॉइंट है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दिस इज ऑफन डन बाय फ्रेगमेंटिंग पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया। तो इनकी जो पावर्स होंगी उसको अलग अलग डिवाइड किया जाएगा, तभी बैलेंस बनेगा, राइट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टली फ्रैगमेंट्स पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी एंड इवन द इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक द इलेक्शन कमीशन। फ्रेंड्स, एक होती है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, एक होती है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। तो ये जो जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में पावर की डिवीजन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। हॉरिजॉन्टल का मीनिंग है, इसमें हम ये नहीं बोलते कि एग्जीक्यूटिव की पावर ज़्यादा है, लेजिस्लेटिव की कम है, जुडिशरी की ज़्यादा, ऐसा नहीं है। एग्जीक्यूटिव की, लेजिस्लेचर की और जुडिशरी की सेपरेट सेपरेट पावर्स हैं, राइट। इनको एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस नहीं, इनकी अपनी अपनी पावर्स हैं। और यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, राइट। तो ये सब पावर्स की डिवीजन करने का काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है बिटवीन द पावर बिटवीन द जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग डॉक्यूमेंट? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है राइट बैलेंस बिटवीन द प्रिजर्विंग कोर वैल्यूज, कोर वैल्यू को प्रिजर्व करके रखना है और अकॉर्डिंग टू द टाइम जो जो चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी उसको भी करने के प्रावधान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। तो कोर वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना है और अकॉर्डिंग टू टाइम जो जो जिसकी जिसकी ज़रूरत हमें होगी हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके नए आर्टिकल्स वगैरह ऐड उसमें कर सकते हैं। तो यानी ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हम अकॉर्डिंग टू द टाइम थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स, बट कोर वैल्यूज़ को सेम रखना है। तो ये इसीलिए हम इसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो ये जो केएस का हो गया, यूपीएससी का मेंस एग्जाम होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नोन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, राइट। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन यूपीएससी के 2001 के प्री में आया था, जिसमें पूछा गया था कि व्हाट मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, लिमिटेड गवर्नमेंट, राइट। तो इस तरह के ऑप्शन थे। तो डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मीनिंग है, आपको यहाँ से पता चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मीनिंग है लिमिटेड गवर्नमेंट, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट, राइट। जो गवर्नमेंट होगी वो लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, लिमिटेड का मीनिंग उसकी पावर्स जो होंगी वो लिमिटेड होंगी। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी के 2021 में प्री में पूछा गया था, राइट। ये यहीं से इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैं साथ साथ में आपको बताता जाऊँगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, मैंने आपको बता दिया। हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड? अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे गया, राइट। हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच हैड बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड हुई थी तब इंडिया जो है वो डिवाइड नहीं हुआ था। तो इसकी जो फर्स्ट सिटिंग हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर दोबारा से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली असेंबल्ड हुई थी फॉर डिवाइडेड इंडिया के बाद में, फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947। और जो मेंबर्स चुने गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने गए थे। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूं अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन की, तो जैसे हम
जो अपने एमपी को वोट डालते हैं, तो वो डायरेक्ट इलेक्शन होती है, बट उससे हमारी गवर्नमेंट बन जाती है। लेकिन प्रेसिडेंट की इलेक्शन को हम वोट नहीं डालते, ठीक है, हम वोट नहीं डालते, तो इसका मतलब है कि वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है। तो ये भी कुछ इसी तरह से इलेक्शन हुई थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुई थी बाय द मेंबर्स। ये जो मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जैसे हमारे राज्यसभा के मेंबर होते हैं, जैसे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती हैं, जैसे हर स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है उसके जो एमएलए इलेक्ट होते हैं, फिर वो अपनी इलेक्शन करके तो अपने राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो भेजते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यसभा में, ठीक है। तो इसी तरह की ये इलेक्शन हुई थी, जो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुई थी, और इसके जो मेंबर्स थे वो किनके द्वारा इलेक्टेड थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो स्टेट्स की प्रोविंसेस की असेंबली थी उनके द्वारा ये मेंबर जो है वो इलेक्टेड हुए थे, जो गए थे लेजिस्लेटिव असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, राइट। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस एक्ट के अंडर बनी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस एक्ट के अंडर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इलेक्शन हुई थी। और कुछ इसमें प्रावधान थे, जैसे ईच प्रोविंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट आर ग्रुप ऑफ स्टेट्स वर अलॉटेड सीट्स प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन रफली इन द रेशो ऑफ 1:10 लाख, ठीक है। तो एक सीट थी 10 लाख पीपल के, जहाँ पे 10 लाख लोगों की एक सीट थी, ठीक है। तो इसमें सीटों द सीट्स इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज, मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल, इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। 292 मेंबर्स जो थे वो वाली प्रोविंसेस थे जो अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल थी, और 93 मेंबर जो हैं वो प्रिंसली स्टेट से थे। Members of each community in the provincial legislative assembly elected their own representative by the methods of proportional representation with a single transferable vote. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो होता है इलेक्शन का, ये मैं जब आपको इलेक्शन सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल इलेक्शन सिस्टम क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बेसिस पे ये मेंबर जो है वो चुने गए थे। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे गया, ठीक है, कौन लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन लोग थे उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आफ्टर पार्टीशन नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली वाज रिड्यूस टू 299। जैसे मैंने आपको बताया ना, पहले 292 मेंबर्स थे उन प्रोविंसी से, तो अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश थी, और 93 मेंबर्स थे फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। अब पार्टीशन के बाद 299 जो है वो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बचे थे। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया। 284 मेंबर्स ने एक्चुअली तब प्रेजेंट थे जिन्होंने 24 जनवरी 1950 को सिग्नेचर किए कॉन्स्टिट्यूशन पे, टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज फाइनली पास्ड। जब सारे मेंबर्स ने 284 मेंबर्स ने साइन किए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन तब फाइनली पास्ड हो गया। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, ये दो डेट्स आपको याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950 को, और अडॉप्ट कब किया गया, 24 जनवरी 1950 को जो है वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। ये डेट हो गई अडॉप्ट की। और इन फोर्स में कुछ आर्टिकल्स थे जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कुछ आर्टिकल जो थे वो इसी दिन, जब प्रियम्बल वाली वीडियो में कुछ आर्टिकल इसी दिन इन्फोर्स में फोर्सेबल हो गए थे। बाकी के आर्टिकल जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कम्प्लीटली जो है वो 26 जनवरी 1950 को ही फोर्स में आया था, राइट। तो ये आगे आपको पता चल गया कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। अब जो आर्टिकल्स हैं, जो लॉज हैं, वो किस तरह से बनाए गए, तो इसमें बहुत लंबी लंबी डेलिब्रेशंस हुई थी, बहुत लंबी लंबी स्पीच जो है वो होती थी। तो फिर कहीं सभी मेंबर्स का जब कॉन्सेंट होता था, सहमति बन जाती थी, तो फिर किसी लॉ को फ्रेम किया जाता था। ओनली वन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट। तो एक ही प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का जो लगभग उसमें कोई लंबी डिबेट जो है वो नहीं हुई थी। वो क्या था, द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज, यानी जो कितने एज के मेंबर को जो है, कितने एज को
पर्सन को वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा, इसके ऊपर कोई ज़्यादा लंबी डिबेट्स नहीं हुई थी। तो एक ही प्रोविजन है, बाकी पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेलीबरेटली यानी सारे मेंबर्स ने बड़े अच्छे तरीके से जो है डिबेट कर करके और फिर जब सहमति बनती थी तो फिर किसी आर्टिकल को फ्रेम करते थे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा गया है, द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये 2021 के केएस में पूछा गया, 2021 के केएस में पूछा था। ठीक है, कि प्रेसिडेंट कौन था, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी जब कोई आर्टिकल कंसेंट सबका हो जाता था, जब सबकी सहमति बन जाती थी तो फिर उसको फाइनल काम होता था उसको फ्रेम करना, तो ड्राफ्ट करना होता था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, जिसमें लगभग 166 डेज असेंबली जो है वो असेंबल्ड हुई थी और टाइम रहा था 2 years and 11 month का। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना तो इसके जो आर्टिकल्स थे, इसमें जो भी प्रावधान बनाए गए, उनका जो बेसिक मोटिवेशन था उन कहाँ से आया था, यानी कहाँ से उनको ये इन्फर किया उन्होंने कि हमें ये बनाना है। तो सबसे पहले नेशनलिस्ट मूवमेंट हमारी भारत की जो काफ़ी लंबी चली, तो इन ए वे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज गिविंग कंक्रीट शेप एंड फॉर्म टू द प्रिंसिपल्स इट हैड इनहेरिटेड फ्रॉम द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट से ही प्रिंसिपल्स हमें लिए थे, एक तरह का हम कह सकते हैं कि उन्हीं को डेलिबरेटरी डिस्कस करके उन्हीं को जो है वो फ्रेम किया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, द रेजोल्यूशन दैट डिफाइंड द एम्स ऑफ द असेंबली मूव्ड बाय नेहरू इन 1946। तो नेहरू के द्वारा जो 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द असेंबली था, उसके बेसिस पे ही डेलिब्रेशन करके डिस्कशंस करके जो है वो असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लॉज को बनाया गया। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, क्या क्या इसमें इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट करनी थी, किस तरह से बनाया, तो गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक एंड कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये चीज़ें मतलब जो ध्यान में चीज़ें रखी गई, जब भी जो लॉ बनाए गए तो ध्यान में ध्यान में जो चीज़ें रखी गई, पहली चीज़ ये रखी गई कि गवर्नमेंट जो वो है लोकतांत्रिक, यानी हमारी डेमोक्रेसी है हमारे देश में, तो गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए और कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की वेलफेयर के लिए जो है वो काम करेगी। बैलेंस ऑफ पावर, पावर का बैलेंस रहेगा, इसका भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय खास ध्यान रखा गया कि पावर का बैलेंस रहना चाहिए, लाइक द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी की पावर्स का बैलेंस रहना चाहिए। अडॉप्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म की अडॉप्शन हुई एंड द फेडरल अरेंजमेंट, फेडरल मैं आपको बता दूं तो फेडरल का मीनिंग होता है कि पावर की डिवीजन करना। ठीक है, पावर को डिवाइड करना, दिस इज द मीनिंग ऑफ फेडरल। तो फेडरल अरेंजमेंट विच वुड डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंटल पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर, पावर जो है वो डिवाइड की गई लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में, बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर, सेंटर की क्या पावर्स होंगी, स्टेट्स की क्या पावर्स होंगी, एग्जीक्यूटिव की, लेजिस्लेचर की और जुडिशरी की, इन सब की जो है वो फेडरल अरेंजमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में की गई। तो ये सब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अरेंजमेंट थी। ठीक है, जब उन्होंने बना रहे थे तो ये सब ध्यान में वो चीज़ें जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ध्यान में रखी थी कि इस सब सिस्टम को हमें इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना है। राइट, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कुछ प्रोविजंस आपको दिए जाएंगे, जैसे अभी पिछले कुछ पेपर JKSSB के देखो, JKPSC के देखो, तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। आपको प्रोविज़न दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा बताइए कि ये प्रोविज़न हमने कौन सी कंट्री से लिया हुआ है। तो ये मैंने प्रोविज़न लिस्टेड किए हुए हैं, प्रोविजंस अडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पहला क्या लिया हुआ प्रोविज़न, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ये इलेक्शन सिस्टम है जिसमें हम MLA MP की इलेक्शन होती है, जिसके बेसिस पे
ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, प्रोपोर्शनल सिस्टम क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। दूसरा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट होगी, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, ये भी हमें कहाँ से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का क्या मीनिंग होता है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है, हर कोई आदमी को इक्वल प्रोटेक्शन और हर किसी पर्सन ऑफ इंडिया के ऊपर एक जैसा लॉ जो है वो अप्लाई होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ। इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ राज्यसभा, इनकी क्या इंस्टीट्यूशंस हैं और इनकी क्या रोल रहेगा, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, जो लॉ बनाने की प्रोसीजर है, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। तो ये प्रोविजंस हो गए जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ये आपको रिवाइज कर लेने हैं। दूसरा है यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, कोई भी लॉ जो है अगर पार्लियामेंट बनाती है तो अगर उसका विरोध होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास या किसी कोर्ट के पास जो है वो पावर है उसको रिव्यू करने की, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू। एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लेजिस्लेचर, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, ये भी वाला हमने आर्टिकल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट है कैनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो कैनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब क्वासी फेडरल का क्या मीनिंग होता है, क्वासी फेडरल का मीनिंग होता है कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की थोड़ी पावर ज़्यादा होगी, वो स्ट्रांग गवर्नमेंट होगी, यानी ए फेडरल सिस्टम विद ए स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट। जिसमें आपको बताऊं, अगर मैं फेडरल सिस्टम, तो हमारे जो फेडरल कौन से टाइप, दो टाइप का फेडरल सिस्टम होता है, एक कमिंग टुगेदर, एक यूनाइट टुगेदर। तो यूएसए का जो फेडरल सिस्टम है वो कमिंग टुगेदर है। कमिंग टुगेदर का मीनिंग हो गया उसमें सारी स्टेट्स के पास इक्वल पावर्स हैं और स्टेट्स ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो कुछ फॉरेन अफेयर्स वगैरह दो तीन जो प्रावधान हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगे, बाकी सारी स्टेट जो है वो इक्वल पावर्स सारी स्टेट्स के पास होती हैं यूएसए में। तो वो कौन सा फेडरलिज्म है, कमिंग टुगेदर। लेकिन इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो यूनाइटेड टुगेदर है, यानी हमने इस तरह का फेडरलिज्म रखा है कि सारी स्टेट्स को यूनाइट करके रखना है, ठीक है। और सारी स्टेट्स के पास इक्वल पावर्स भी नहीं है, कुछ स्टेट्स हैं, कुछ यूटीज़ हैं। तो हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी, ठीक है। ए फेडरल सिस्टम विद ए स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमने कैनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स, यानी यूनियन पावर्स होती हैं, स्टेट पावर्स होती हैं और फिर रेजिडुअल पावर्स। तो रेजिडुअल पावर्स का कंसेप्ट जो है वो हमने कैनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नंबर 4, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है फ्रांस में एक लंबी नेशनलिस्ट स्ट्रगल चली थी, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। जैसे JKPSI का 2018 का पेपर अगर आप देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी हमने कौन सी कंट्री से लिया हुआ है, तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। इसमें से हर एग्जाम में JKSSB, JKPSC के एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से फ्रेम हो ही जाता है, क्योंकि ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूरे चैप्टर में से एक दो क्वेश्चन जो है वो आपको आ ही जाता है। लास्ट 5th जो हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं ये हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। अब फ्रेंड्स यहाँ से मैं आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें हमने कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एज इट इज़ जैसे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में थी एज इट इज़ हमने वैसे की वैसी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रख ली है, ऐसा नहीं है। हमने अपने नेशन में किस तरह से हमें सूटेबल, हमारे नेशन में ये पीपल ऑफ इंडिया के लिए किस तरह से सूटेबल हैं, उस तरीके से हमने फ्रेम की है, राइट। ये हमने उन कंट्री से इस तरह के प्रावधान जो हैं वो ले करके और फिर अपनी
कंट्री को किस तरह से सूटेबल हैं उस तरह से फ्रेम किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये जैसे मैंने इसमें आपको मैंने साथ साथ में बता भी दिया कि क्या क्या क्वेश्चन जो है वो आपको फ्रेम हो सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था चैप्टर फर्स्ट पॉलिटी द कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। नेक्स्ट क्लास में हम अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, छोटा सा वीडियो होगा वो, जिसमें मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लगभग कितनी अमेंडमेंट हुई हैं वो बताऊंगा, और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। किसी भी एग्ज़ाम को आप देखोगे तो अमेंडमेंट का क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।